पूरा पूर्ण नहीं कर पाते। आपके ट्रेनिंग का शेड्यूल शायद 9 बजे से 10 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन फौज की ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 11 बजे जाकर के ट्रेनिंग शेड्यूल खत्म होता है। वो ट्रेनिंग जीवन का डिसिप्लिन सिखाती, एक आदर्श बनाती, एक सहयोग की भावना बनाती। आप सब एक लीडर हैं, अपने जीवन के लीडर हैं। लीडर का काम टीम को लीड करना और उस टीम का निर्माण भी करना भी होता है। उस टीम के सदस्यों को किस तरह से एक सूत्र में बांधे रखना, ये भी उस लीडर का ही काम होता है। वो ट्रेनिंग में वो आदर्श सिखाए। उन आदर्शों के साथ पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है, आभास होता है, मैं गया ही नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने उस धरती पर भेजा था। ताली बजा ली भाई। संसद भवन नहीं है, संसद में ऐसे जो है कोई पास नहीं कर रहे हैं, बिल पास नहीं हो, क्योंकि हम इन आंखों से तो उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है। परमात्मा ने तो हमें हमारी पूरी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हमारा पूरा जीवन का पथ देखा। 1998 तक किसी को आभास ही नहीं था कि कश्मीर की धरती पर कोई युद्ध होने वाला है। 1998 में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने जो है परमाणु परीक्षण किए, और उस परमाणु परीक्षण के बाद ऐसे अटकलें, ऐसे वातावरण बनते हुए चले गए, अशांति का माहौल बनने लगा। तभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको आभास हो चुका था, एहसास हो चुका था कि दोनों ही मुल्क, दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। उन्होंने शांति का पथ अपनाया। इस विश्व की शांति के लिए, विश्व की उन्नति और प्रगति के लिए शांति चाहिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए भी शांति चाहिए, एक समाज की उन्नति और प्रगति के लिए भी शांति चाहिए, और एक व्यक्ति की उन्नति और प्रगति के लिए भी शांति चाहिए। हमारे मन और मस्तिष्क में अगर शांति नहीं होगी, विचारों का द्वंद्व, युद्ध चलता रहेगा, तो हम कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उस शांति को कायम रखने के लिए लाहौर बस यात्रा शुरू हुई, समझौता एक्सप्रेस शुरू हुआ, और दोनों ही मुल्क शांति की राह पर अग्रसर होने लगे। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों राष्ट्र तरक्की की राह पर आगे बढ़े। तो उसने कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक, ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। दिल्ली का टेम्परेचर मिनिमम कितना गया था? 5 डिग्री, 4 डिग्री, और 4 डिग्री में हम घर से निकलना नागुजार समझते हैं। आज भी हमारे प्रदेश के, हमारे देश के वो नौजवान बेटे और बेटियां उस -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और उन्हीं की बदौलत हम आसानी से, आराम से, एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर अपने कैरियर की शुरुआत कर लेते हैं, उसकी तैयारी कर पाते हैं, हम बढ़ पाते हैं। तो ये उन सैनिकों की बदौलत ही है। तो ऐसी जगह, ऐसी दुर्गम स्थान, -60, कल्पना कीजिए, जहां ये लहू नहीं बल्कि हड्डियां भी जम जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में उन्होंने घुसपैठ किया, तमाम पहाड़ियों के ऊपर इतनी भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट कर दिया। इतनी भारी संख्या के अंदर उन्होंने अम्युनिशंस, राशंस, इक्विपमेंट, वेपन्स का डिप्लॉय किया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, और इस मिट्टी में तो सिंगने और शेर पैदा होते हैं। हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने
मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे बात करते हो गया, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए, चेहरे की स्किन फट जाती थी, खून टपकना शुरू हो जाता था। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान के ये सैनिक कदम से कदम मिलाकर के उन पर्वतों के शिखरों के ऊपर बढ़ते रहे, लड़ते रहे और उन्हीं के बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। मुझे भी इस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, जो लोगों से आप देख रहे हो, ये ग्रेनेडियर्स का लोगो है। और ग्रेनेडियर्स वेपन के ऊपर बना हुआ रेजिमेंट है। ग्रेनेड, जिसमें पूरी भारत की सनातन संस्कृति और तमाम धर्म, जातियां, सब कुछ इस रेजिमेंट के अंदर मिलती है। पूरा भारत, कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, सभी धर्म और जाति, वर्ण, क्षेत्र के जो नौजवान इस रेजिमेंट के अंदर होते हैं। ये हमारी कश्मीर में थी, हमें भी वहां पर द्रास में भेजा गया। इसका रिमोट आप देंगे क्या? कैसे चले आगे? ये शायद पिकनिक करने आप लोग गए होंगे, नहीं गए हैं तो अब जब जाएंगे तो कश्मीर से अगर लेह की तरफ जाते हैं तो ये कैप्टन मोड़ पड़ता है। और ये कैप्टन मोड़ पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रोड का इस तरह की रोडें होती हैं। ये चित्र इसलिए लगाने की आवश्यकता थी क्योंकि ये जीवन हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। ईसीजी तो कराई होगी, नहीं कराई? कराई। उसमें भी शायद इस तरह की तरंगे होती। वो क्या कहती हैं कि हार्ट बीट चल रहा है और इंसान जिंदा है, अगर इस तरह से आगे तो मर गया। तो ये उसी तरह की। वो उससे हमने क्या सीखा कि इंसान का जीवन सरल सुगम रेखा के समान नहीं है। इंसान का जीवन ऊंचाई, नीचाई, कठिनाई, समस्याओं से घिरा हुआ है। और जो इन समस्याओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, वही तो जिंदा है, बाकी तो मृतक के समान। इस पहाड़ी को शायद आप पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन नहीं, टाइगर हिल। आपने कारगिल वार मेमोरियल का पिक्चर जरूर देखा हो। कारगिल वार मेमोरियल इसी पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ। इस पहाड़ी का नाम है तोलोलिंग टॉप। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था। 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जाकर के 12 जून 1999 इस पहाड़ी पर हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में विजय पताका फहराया। ये 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए। 28 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स, जो हेलीकॉप्टर है, पहाड़ियों पर फायर करने के लिए आए। और ये पल, वो समय मुझे आज भी याद है। शाम का वक्त था, 3 हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था जिसको पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल के द्वारा वहीं पर गिरा दिया था। इसी दिन से भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद पत्थर और भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू की। भारतीय थल सेना के बारे में आप जानते होंगे, बहुत पढ़ा है, लेकिन जल सेना के बारे में भी कभी पढ़ा है? कारगिल के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह को पूरा घेर लिया था, पूरा उनका फ्यूल डैम को खत्म कर दिया था। 7 दिन का फ्यूल पाकिस्तान के पास बचा था। तब वो दौड़ करके अमेरिका पहुंचे, बोला हमको बचा लो, नहीं तो हिंदुस्तान की नेवी हमको मार देगी। तब जाकर के उन्होंने शीश। ये वो टाइगर हिल, ये टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, क्योंकि हर
एक स्थिति के अंदर, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग, कहीं रण कच्छ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी है, कहीं नदी और नाले हैं तो कहीं ग्लेशियर। तो हर जगह की जिस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट में स्नातक करते हैं, तो उस स्नातक करने के लिए आपके चैप्टर अलग, इंजीनियर वाले के लिए अलग है, मेडिकल वाले के लिए अलग, कोई नेता बनना है तो उसके लिए अलग, कोई अगर शिक्षक बनना है तो उसके लिए अलग। तो पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई का भी जो वहां की स्ट्रेटेजी है वो अलग होती है कि पहाड़ी क्षेत्र में जब तक हाइट्स हमारे हाथ में नहीं तब तक हम सक्सेस नहीं है। तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, इसको फतेह करना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका नाम घातक प्लाटून, सिविल भाषा में उसको कमांडो टीम कहते हैं। उसकी बहुत सारी कैजुअल्टी होगी, कुछ नए जवानों का उसमें चयन होना था। तो नौजवान साथियों, मैं आपको कहना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो आप बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हो कि बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। आप लोगों की तरह मां के गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान, कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ इतनी पहचान थी तब तक कि मैं 18 ग्रेडियर, ब्रावो कंपनी, नंबर 5 प्लाटून, नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं, इतनी पहचान। लेकिन इस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे लगभग 25 से 30 किलो वजन उठा करके चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे में नीचे भी आते थे। तो 22 दिन, 15 में से हम 3 जवान बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले, तब जाकर के हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि तीनों सैनिक फिजिकल और मेंटल बहुत स्ट्रांग है, इनको इस कमांडो टीम घातक प्लाटून के अंदर शामिल किया जाए।